हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज से हम क्लास 11th की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कई चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, जैसे हम घरों में पेन का कलेक्शन करते हैं, कॉपीज़ का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको कलेक्ट करके रखते हैं। तो सेट्स भी एक टाइप का क्या होता है, हमारे पास कलेक्शन ही होता है, बट जो कलेक्शन होगा वो किसी पर्टिकुलर काइंड का होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम घर में हैं अगर, तो घर में हम क्या करते हैं, हमने रबर ले लिया, पेंसिल ले ली, ठीक है, और साथ में पेन ले लिया। तो हमने इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके रख लिया। तो ये भी एक टाइप का हमारे पास क्या हुआ, कलेक्शन हुआ। बट ये कलेक्शन एक पर्टिकुलर काइंड का नहीं है, इसमें एक पर्टिकुलर काइंड की चीज़ नहीं है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की चीजें हैं। तो ये कलेक्शन तो हुआ बट सेट नहीं हुआ, क्योंकि सेट क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलेक्शन को कलेक्ट करके रखना ही सेट होता है हमारा। बट ये किसी पर्टिकुलर काइंड की नहीं है। पेन डिफरेंट कैटेगरी का है, पेंसिल डिफरेंट कैटेगरी की, और रबर भी क्या है, डिफरेंट कैटेगरी की है। अब अगर हम बात करें पैक ऑफ कार्ड्स की, आपने 10th क्लास में कार्ड्स पढ़े होंगे, जिसमें कितने 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पैक ऑफ कार्ड्स है, ये एक पर्टिकुलर काइंड का कलेक्शन है कि भाई ये कार्ड्स जो होंगे ये 52 होंगे, और इसमें हमें सब कुछ डिफाइंड है कि भाई इतने किंग होंगे, इतने क्वीन होंगे, इतनी जैक होंगी, इतने ब्लैक होंगे। तो ये सब कुछ क्या है, इसमें डिफाइंड है। तो ये जो हमारे पास कलेक्शन हुआ एक पर्टिकुलर काइंड्स का कार्ड्स का कलेक्शन है, और सब कुछ वेल डिफाइंड है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है, ये किसी और मटेरियल का बनता है, ये किसी और मटेरियल का, और ये किसी और मटेरियल का, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। तो ये हमारा कलेक्शन तो हुआ बट सेट नहीं हुआ। तो ये कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कोई पर्टिकुलर काइंड का कलेक्शन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब जैसे हम क्या कर लेते हैं, क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं। तो क्रिकेट टीम हमने ले ली, तो क्रिकेट टीम में भी क्या होंगे, जो हमारे जितने भी 11 मेंबर्स होते हैं और एक्स्ट्रास को मिला के 15 मेंबर्स होते हैं। तो वो क्रिकेट टीम क्या होगी, एक पर्टिकुलर काइंड की होगी, या तो वो इंडिया की होगी, या पाकिस्तान की होगी, ठीक है, या साउथ अफ्रीका की होगी। तो जो भी क्रिकेट टीम्स होंगी वो एक पर्टिकुलर काइंड की क्रिकेट टीम्स और वेल डिफाइंड होंगी, पहले से ही बिल्कुल डिफाइंड होती हैं, इतने प्लेयर हैं, ये प्लेयर हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और पर्टिकुलर काइंड का है। तो ये क्या किस कैटेगरी में जाएगा, सेट की कैटेगरी में जाएगा। तो सेट एक तरीके से हमारे पास क्या हुए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुए, और जो किसी पर्टिकुलर काइंड के होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब जैसे हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो एक तो ऑड होने चाहिए, ठीक है, डिफाइंड है ना, एक फिक्स डिफाइन करा हुआ अच्छे से, और लेस देन 10 होने चाहिए। तो ये जो सेट होगा ये वेल डिफाइंड होगा, और एक पर्टिकुलर काइंड का है कि 10 से छोटे ही होने चाहिए, और नेचुरल नंबर होने चाहिए। एक फिक्स काइंड भी हो गया इसका, और साथ साथ में अच्छे से डिफाइन भी किया हुआ है, वेल डिफाइंड हो गया। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, बिकॉज नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। अब ऑड नंबर चाहिए हमें, तो इसमें 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7, 9 के बाद नहीं आ सकता, बिकॉज हमें लेस देन 10 नंबर्स चाहिए। तो ये जो हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 1, 3, 5, 7, 9, दिस इज a well defined collection of objects of a particular kind, therefore it is known as sets. तो हमें जो है वो कॉन्सेप्ट में ज्यादा ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो आपका कोई भी बुक से, किसी भी बुक से अगर आपका क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम, वॉवल्स ले लिए हमने, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अगर हम वॉवल्स की बात करें तो अच्छे से डिफाइंड हो गया कि इंग्लिश अल्फाबेट के ही वॉवल्स आपको लेने हैं। तो एक फिक्स काइंड का कलेक्शन हो गया, कौन कौन से होते हैं, AEIOU। तो ये एक कलेक्शन हो गया, और किसका कलेक्शन है, वॉवल्स का कलेक्शन है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का। तो ये भी क्या होगा, एक टाइप का सेट होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या ले लिए, सेट्स के एग्जाम्पल ले लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेट्स की डेफिनेशन कैसे देंगे, तो अगर हम सेट को डिफाइन करते हैं तो सेट क्या होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा जो कि वेल डिफाइंड होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है, अब अगर मैं एक बात करूं कि मेरे को मैथमेटिशियन लेने हैं इंडिया के, ठीक है, और वेल नोन होने चाहिए जो,
बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन लेने हैं इंडिया के, उनका कलेक्शन करना है। अब जाने माने से मतलब यहाँ पे कुछ ढंग से डिफाइन नहीं है कि जाने माने से मतलब उन्होंने कोई अच्छे से रिसर्च करी हो या फिर वो पॉपुलर हो, क्योंकि जाने माने हो सकता है कि कुछ ऐसे मैथमेटिशियन हो जिनके रिसर्च लेवल तो बहुत अच्छा हो बट वो पॉपुलर ना हो, ठीक है। कुछ ऐसे हो जो पॉपुलर बहुत ज्यादा है बट वो क्या ना हो, रिसर्च वर्क में अच्छे ना हो। जैसे हम यूट्यूब में देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिशियंस हैं, तो वो पॉपुलर तो बहुत ज्यादा है बट उनका रिसर्च लेवल उस लेवल का नहीं है जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छे से डिफाइन नहीं है किस टाइप के मैथमेटिशियंस लेने हैं, पॉपुलर लेने हैं या साइंटिस्ट टाइप के लेने हैं। तो यहाँ पे कुछ वेल डिफाइंड नहीं है। जब कुछ अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है तो हम सेट बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया फिल्म स्टार लेने हैं हमें, ठीक है, हीरो लेने हैं, तो हमें बोला हुआ है कि आप क्या करो, जो भी बेस्ट हीरोज हैं उनको, सुपरस्टार्स जो हैं बेस्ट हमारे पास इंडस्ट्री में, उनका कलेक्शन करो। अब किस बेसिस पे करें भाई, सुपरस्टार किस बेसिस पे? कभी सलमान खान आगे हो जाता है, ठीक है, जिसकी मूवी चल गई वो सुपरस्टार बन जाता है उस टाइम के लिए। कभी हमारे पास शाहरुख खान आगे हो जाता है। तो ये जो कलेक्शन हम बनाएंगे वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ भाई, किस बेसिस पे, मतलब हाईएस्ट पेड एक्टर हम लें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड होता है, या फिर जिसकी मूवी अच्छी चल रही है उसको लें। तो अगर वेल डिफाइंड होता तो उसमें ये बोलता कि ऐसा हीरो का कलेक्शन लो जो हाईएस्ट पेड होंगे, तो उसे हम बोलते वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसे कलेक्शन हमने लिए जिसमें वेल डिफाइंड है कि ये हाईएस्ट पेड वाले हमने ले लिए 4 या 5 कलेक्शन में, ठीक है। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो उसे हम सेट नहीं बोल सकते। तो जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अच्छे से डिफाइंड होगा, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइम पे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम कुछ ऐसे सेट्स की बात करेंगे जो हमारे पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो उनके सिंबल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जिससे वो जब भी आपके क्वेश्चन में आएंगे तो आपको उनको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। सिंबल्स क्या होते हैं, कैपिटल एन। अब ये ध्यान रखिएगा, जो सेट्स होते हैं उन्हें हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेट जो होते हैं उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल से। कभी भी स्मॉल एन आप नहीं लिखोगे नेचुरल के लिए। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल अल्फाबेट्स। और उसके बाद जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको आप स्मॉल से डिनोट करोगे, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब जैसे मैं बोलती हूं कि अगर मुझे अल्फाबेट्स का सेट लेना है और वॉवल्स होने चाहिए, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसमें आप ऐसे नहीं लिखोगे ए ई आई ओ यू, ऐसे नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक तरीके से क्या है, सेट है। किसका? वॉवल्स का सेट है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का। तो सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं, तो सेट के अंदर के एलिमेंट्स ऐसे कभी नहीं लिखे जाएंगे, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। सेट के अंदर के एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स में और सेट हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये सेट है नेचुरल नंबर का। जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो सब आएंगे एन के अंदर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होंगे, +1 -1 -2 +2, वो सब किसके अंदर आएंगे, जेड के अंदर आएंगे। सारे इंटीजर्स जेड के अंदर। जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर का डिनोट करते हैं हम इससे। ऐसे क्यू से हम किसको डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स जितने भी हैं उनको क्यू से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स जितने भी होते हैं, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, आई होप आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा है। रैशनल और इरेशनल को मिलाकर जो भी सेट हमारा बनता है दैट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर्स का कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, आर। जेड प्लस से डिनोट कर दिया, जेड से तो हम इंटीजर डिनोट करते हैं। अब इंटीजर भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, हमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं चाहिए, -1 -2 -3 ये सब नहीं चाहिए। तो जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं हमें यहाँ पे। क्यू प्लस रैशनल नंबर्स कौन से लेने हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं लेने हैं। आर प्लस का मतलब रियल नंबर कौन से लेने हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि जब भी ये क्वेश्चंस में आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी मैंने एक आपको चीज बताई कि जो हमारा सेट होगा वो तो कैपिटल से डिनोट होगा। मान लो मेरे पास एक एस सेट है, ये कैपिटल से डिनोट होगा हमेशा, और उसके अंदर अभी एलिमेंट्स मैंने अभी आपके लिए ए ई आई ओ यू, जो अंदर के एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल से डिनोट होंगे, और ये जो होगा हमारे पास कैपिटल से डिनोट होगा सेट।
अब उसके बाद एक आता है बिलोंग्स टू। अब ये होता क्या है ये समझना है हमने। अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो ए है एलिमेंट, ये एलिमेंट्स हैं किस सेट के, एस सेट के। ये जो ए एलिमेंट है वो एस सेट के अंदर आता है, ठीक है। एस जो ये एस सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, और ए जो एलिमेंट है वो एस सेट के अंदर आता है। दैट मीन्स ए जो है वो एस को बिलोंग करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या फिर हम यूपी से बिलोंग करते हैं, मतलब वहां के रहने वाले हैं। ऐसे ही जो ये ए एलिमेंट है वो इस सेट का रहने वाला है, मतलब इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो ए किसको बिलोंग करता है, एस सेट को। तो अब उसका जो डिनोशन होता है वो ऐसे होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू एस। जो ए एलिमेंट है वो एस को बिलोंग करता है, ये बिलोंग का साइन है, ठीक है। बिलोंग का मतलब कि उसके अंदर रहता है, उस सेट के अंदर, बिलोंग्स टू, समझ गए। अब मैं अगर बोलूं कि स्मॉल एन, क्या स्मॉल एन इसके अंदर रहता है, स्मॉल एन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है हमें, कोई वॉवल होता ही नहीं स्मॉल एन, वो एस के अंदर नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये होता है, जो बिलोंग्स टू था उसे काट दिया, तो डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एस। तो ये किसका साइन होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू का। मतलब जो ये एन है, स्मॉल एन एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एस सेट, ठीक है। अब जब मैं बोलूंगी आई, तो आपको दिख रहा है कि आई इसके अंदर बिलोंग करता है, तो आई बिलोंग्स टू कैपिटल एस। बट हमारे पास एल डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एस। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ये बिलोंग्स टू का साइन। आई होप समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो ऐसे जो पूरा सेट हमारा बनेगा, सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारा कलेक्शन होगा, तो उस कलेक्शन को किस तरीके से डिनोट करें। तो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे सेट का। हम 2 मेथड्स से रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट का। 2 मेथड्स होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, और सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 फॉर्म होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट एक्सरसाइज इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म हमारी रोस्टर फॉर्म है बहुत ही इजी सी फॉर्म है। हमें क्या करना है कि ब्रेसेस के अंदर ही एलिमेंट्स को लिखना है। सबसे पहली चीज ब्रेसेस लगेंगे जिसके अंदर हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को लिखना है, और एलिमेंट्स को लिस्ट कर देना, लाइन वाइज लिख देना है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था ए ई आई ओ यू, और एलिमेंट्स को सेपरेट किससे करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। बस हमें 3 चीजें याद रखनी है कि रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होंगे दैट आर क्लोज्ड बाय द ब्रेसेस, ब्रेसेस से क्लोज्ड होंगे, और साथ ही हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो सेपरेटेड बाय कॉमा होंगे, और एक तरीके से लिस्टिंग करनी है बस उनको, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको लगा दो लाइन से, और सेपरेटेड बाय कॉमा कर दो और ब्रेसेस लगा दो। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, टेबुलर फॉर्म हो गई। टेबल में हो गई ना एक तरीके से, टेबल में टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म की एक खासियत है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पॉजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जितने भी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर होंगे उनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिन सबके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, और वो प्रॉपर्टी सेट के बाहर जो एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर नहीं होगी, ठीक है। सेट के अंदर के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, और सेट के बाहर वाले के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये जो होता है सिंपल हमारे पास एलिमेंट का कलेक्शन होता है, और इसे हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम ये है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सेट लिखेंगे, इसे भी हम एस इज इक्वल्स टू, सेट के अंदर एलिमेंट्स आ गए। अब इसको भी मान लो कि वी हमने डाल दिया, हम एक्स कोई भी एलिमेंट्स का नाम दे दें क्योंकि लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। अब एक्स है क्या यहाँ पे, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है इनमें से, तो एक्स इज आ, यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे, ये सब क्या है, वॉवल्स ही तो है। एस इज आ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरीके से हम किसको लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को। तो अब हमें एक चीज दिख रही है कि इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई कि वो सारे वॉवल्स हैं, और सेट के बाहर कौन से एलिमेंट्स हैं, इन 5 को छोड़ के सारे एलिमेंट सेट के बाहर हैं, बी सी डी।
F, K, L, ये सब क्या है, सेट के बाहर हो गए एलिमेंट्स। तो उनके पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको कि वो वॉवल्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या था कि जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे के सारे वॉवल्स। और सेट के बाहर जितने भी एलिमेंट्स बच गए, बी सी डी वगैरह, वो सब वॉवल्स नहीं है, मतलब उनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी उनके अंदर नहीं होगी। तो हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जस्ट हमें क्या करना है, ब्रेसेस इसमें भी लगाना है। हमें जस्ट एक कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नाम देना है, एक्स वाई जेड कुछ भी। अब उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं कैसे हैं, इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। अब जैसे हमारे पास सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर को इसमें कैसे लिखेंगे, अप टू 10 मैंने बोला है कि हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर अप टू 10 तक। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम, पहले सेट का नाम देंगे कुछ भी। तो इसमें हमें क्या करना है, इवन नेचुरल नंबर अप टू 10 करने हैं, सेट का नाम दे दिया। उसके बाद कौन कौन से होंगे इवन नेचुरल नंबर, अगर हम स्टार्ट करेंगे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया। इवन नेचुरल नंबर हो गए हमारे पास, और कहाँ तक हो गए, 10 तक हो गए। तो ये तो हो गया टेबुलर फॉर्म। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अगर, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, नाम दे दिया एस, कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो एक्स इज क्या है, लैंग्वेज में लिखना है, एक्स इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, बस इतना ही लिख सकते हो आप। तो यहाँ लैंग्वेज में लिखना है, बस यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर में लिखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी दोनों फॉर्म्स। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और शायद ख़त्म भी कर दें, थोड़ी सी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।